सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम सॉल्यूशन चैम्बर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जस्ट रुक जाए, तो इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन चैम्बर पे, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ चलने लगेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इट्स अ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक, जिससे हम सी वाटर से प्योर वाटर गेन करते हैं। सो राइट डाउन, इफ pressure applied if pressure applied on solution chamber if pressure applied on solution chamber is more than if pressure applied on solution chamber is more than the osmotic pressure, then flow of solvent molecules from solution to solvent through semi-permeable membrane is known as reverse osmosis. Reverse osmosis is known as reverse osmosis is known as reverse osmosis. अगले पॉइंट में लिखो, इट इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। इट इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ऑल्दो करेंट टाइम में तो लगभग हर वाटर प्यूरिफायर में आरओ सिस्टम अप्लाई किया जाता है, बट एक्चुअली में ये टेक्निक डेवलप करी थी सी वाटर से प्योर वाटर गेट करने के लिए। सो इट इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक बाय विच वी कैन गेट pure water from seawater. By which we can get pure water from seawater. तो जो सी का सलाइन वाटर होता है उससे अगर प्योर वाटर गेन करने की टेक्निक लगानी होती है, वी विल फॉलो दिस आरओ टेक्निक। ये एक्चुअली में उसी के लिए डेवलप करी गई थी। ऑल्दो करेंट टाइम में तो हम हर लगभग वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट में इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सर ये थ्रू की सर बात आपने क्या लिखा है? इस पॉइंट को लिख लीजिए। इफ टू सॉल्यूशंस have same osmotic pressure, then they are isotonic solutions। ठीक है, अब अगर किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम और एक का ज्यादा हो तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगला टर्म लिख लीजिए, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। Write down, in between two solutions the solution having in between two solutions the solution having lower osmotic pressure in between two solutions the solution having lower osmotic pressure is hypotonic. In between two solutions the solution having lower osmotic pressure is hypotonic, and the solution having higher osmotic pressure and the solution having
higher osmotic pressure is hypertonic. तो अगर किन्हीं भी दो सॉल्यूशंस के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसे आइसोटोनिक बोलते हैं, और दो सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. So write down, on addition of solute to solvent, on addition of solute to solvent, on addition of solute to solvent, if either dissociation or association of solute takes place, if either dissociation or association if either dissociation or association of solute takes place, if either dissociation or association of solute takes place, then in this case the observed colligative property is referred as abnormal colligative property. Then in this case observed colligative property is referred as abnormal colligative property. तो यानी कि किसी भी सोल्यूट की जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप मेजर करते हैं उसको हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे. और अगर हम इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमने ऊपर सिखाया, तो उसी को हम लोग नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. अगले स्टेप में देख लो, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड assuming it ideal solution is referred as normal colligative property. ठीक है. अब इस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप समझ गए ना, एक ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक कैलकुलेटेड, यानी जो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है वो एबनॉर्मल है और जो आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं फॉर्मुलेशन से वो नॉर्मल है. तो अब इस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अगर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कोरिलेट कर लें तो समहाउ जो अभी हमने पूरी स्टडी आइडियल सॉल्यूशंस के लिए की है वो सारे उन केसेस पे भी अप्लाई हो जाएगी जहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन वर्कआउट करेगा. तो एक साइंटिस्ट थे वॉन टॉफ, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, वॉन टॉफ फैक्टर, जो कि रेशियो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है. अगला टर्म लिख लीजिए वॉन टॉफ फैक्टर. नेक्स्ट टर्म लिखिए वॉन टॉफ फैक्टर, इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं आई. और ये जो वॉन टॉफ फैक्टर होता है ये एक्चुअली में रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. तो अब देखो आपको डायरेक्टली समझ आ रहा होगा कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के केस में केवल वॉन टॉफ फैक्टर निकाल लें तो फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी को डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस पे भी स्टडी कर पाएंगे, यानी कि बेसिकली इसको इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी अप्लाई कर पाएंगे. तो यहाँ पे वॉन टॉफ फैक्टर दो तरीके से सीखना है, दो केसेस में समझना है. एक डिसोसिएशन का केस होता है और एक एसोसिएशन का केस होता है.
तो अगले पॉइंट में लिखो वांट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। तो अगर एक बार वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा तो फिर हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर को सिंपली नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का तरीका हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा हुआ है। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएशन के केस में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एवेल्युएट करने की तरीके पता चल जाएंगे। तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखना है। तो अगला केस लिखेंगे वांट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। आपको एक चीज क्लियरली पता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है। तो हमने सपोज करो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AXBY, जो कि वाटर में ऐड करने के बाद डिसोशिएट कर जा रहा है इन द यूनिट्स ऑफ x मोल्स ऑफ AY प्लस एंड y मोल्स ऑफ BX माइनस। ठीक है। अब अगर हमने इसके इनिशियल मोल A ले लिए t इक्वल टू 0 पे, और ये दोनों सब्सटेंसेस 0 है स्टार्टिंग में, और फिर किसी टाइम पे जब हमने इसका डिसोशिएशन स्टार्ट करा, तो ये लेट से हमारा कुछ डिसोशिएट कर रहा है, तो हमने इसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जो ए एक्स वाई डिसोशिएट हुआ वो a इंटू 1 माइनस अल्फा लिखा। तो a बना XA अल्फा और b बना YA अल्फा, क्योंकि 1 मोल ऑफ AX BY से x मोल्स ऑफ AY प्लस बन रहा है और y मोल्स ऑफ BX माइनस बन रहा है। तो अगर a अल्फा कंज्यूम हुआ है तो XA अल्फा फॉर्म होगा और YA अल्फा फॉर्म होगा। राइट। यहाँ पे जो अल्फा है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज रिफर्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज रिफर्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। तो अब अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो कि जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से आएगी, वो आएगी इस ए मोल की वजह से, और जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो इन सब के सम की वजह से आएगी, क्योंकि पहले नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स ए की वजह से थी, बाद में नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स कितनी है, ए इंटू 1 माइनस अल्फा, एक्स अल्फा और वाई अल्फा। तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है। तो अब अगर हम यहाँ वांट ऑफ फैक्टर लिखेंगे, तो abnormal colligative property is because of a into 1 minus alpha plus xa alpha plus ya alpha moles of solute। और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर मोल्स में अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स पता चल गई डिसोसिएशन के बाद, और डिसोसिएशन के पहले ये कितना था, a into Na। ये नंबर ऑफ मोल्स है और अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स आ गई। तो अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चाहे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, दोनों डिपेंड किस पे कर रही है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होती है, नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स की। तो आपने सिर्फ नंबर डिसाइड करना है, बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो पहले नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स थी a इंटू एन ए, और बाद में नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स डिसोशिएट होने के बाद कितना हो गया, a इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा इंटू एन ए। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारी i की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस ए और एन ए तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। तो अगर हम यहाँ से सही से लिखें तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स अल्फा आ जाएगा सॉल्व होकर। और अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई को एक नया टर्म z रिपोर्ट कर दें, तो हमारे वांट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका आ गया 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा। z यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ आयन्स फर्नेस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब ध्यान से देखो x प्लस वाई क्या है, अगर हमारे पास एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था AXBY, तो उसने x आयन्स ऑफ a प्लस वाई ए वाई प्लस बनाया और y आयन्स ऑफ BX माइनस बनाया, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स z है यहाँ पे। तो z इज इक्वल टू एक्चुअली x प्लस वाई। और अगर इसका मतलब लिखना है तो z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आयन्स फर्नेस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक यूनिट से जितने आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम लोग z बोल दे रहे हैं। तो x प्लस वाई क्या था, नंबर ऑफ आयन्स फर्नेस्ड, तो हमने x प्लस वाई को z से रिप्लेस कर दिया। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला आ गया i टाइम्स i इज इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है।
The question is calculate want-off factor for the following assuming 100% dissociation. NaCl, Na2SO4, Al2SO4 होल साइज, K4 FeCN6 और पोटैश एलएम के आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखो सबसे पहले वो में आप want ऑफ फैक्टर को अगर रिलेट करेंगे तो I इज इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा है। 100% डिसोसिएशन गिवन है तो अल्फा 1 गिवन है आपको, तो इसका मतलब I की वैल्यू सीधे सीधे Z आ जाएगी। यानी कि आपको इस केस में I क्या लिखना है, नंबर ऑफ आयंस पर लिस्ट। बस नंबर ऑफ आयंस लिखते जाओ तो NaCl से 2 आयन आएंगे, Na2SO4 से 3 आयन बनेंगे, Al2SO4 को आयनाइज करेंगे तो 2Al3 प्लस एंड 3SO4 2 माइनस। समझ आ रहा हो ना? अगर नहीं समझ आ रहा हो तो डिसोशिएट करके लिखते चलो साथ साथ। इट इज नॉट क्लियर देन राइट द डिसोसिएशन आल्सो। NaCl को आयनाइज करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, इसलिए want ऑफ फैक्टर 2। Na2SO4 को आयनाइज करेंगे तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, सो want ऑफ फैक्टर 3। एल्यूमिनियम सल्फेट को आयनाइज करेंगे तो 2Al3 प्लस एंड 3SO4 2 माइनस, तो इसका want ऑफ फैक्टर हो गया 5। K4 FeCN6 को आयनाइज करेंगे तो इट विल फॉर्म 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस, ये 5 आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर से want ऑफ फैक्टर 5। और इस वाले केस में आयनाइज करा के लिखेंगे तो इट विल फॉर्म 2K प्लस 2Al3 प्लस एंड 4SO4 2 माइनस, तो यहाँ से भी want ऑफ फैक्टर 8 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ आयन फर्नेस से हमारा काम चल रहा है। लॉजिक आप समझ गए, कॉन्सेप्ट ये है जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। Z जो है वो नंबर ऑफ आयन फर्नेस है, जो मैंने आपको पिछले पार्ट पे ही सिखाया हुआ है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? चलो अगर ये क्लियर है तो देखो आईआईटी में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस सेगमेंट से, गो टू विद दीज क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में देखो गिवन है आपको MX2 dissociates into M2 plus and X minus ion in the aqueous solution with the degree of dissociation alpha is equal to 0.5. The ratio of observed depression of freezing point of aqueous solution to the value of depression and freezing point in absence of ionic dissociation. तो देखो इसने पूरी want ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन लिख दी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इस टर्म को समझना है, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन आयनिक डिसोसिएशन। इस पूरी बात का मतलब है केवल आई। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है किसी भी बच्चे के, अगर केवल ये इतने बड़े सेंटेंस का मतलब लिख देती है आईआईटी कि आप वांट ऑफ फैक्टर निकाल दो। तो फॉर्मूले के लिए मतलब यार क्वेश्चन के आपको बेसिकली आई कैलकुलेट करना है, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा अप्लाई करेंगे, और यहाँ जो कंपाउंड दे रखा है MX2 उसको आयोनाइज कराएंगे तो इट विल फॉर्म M2 प्लस एंड 2X माइनस। यहाँ से आपको पता चल गया Z की वैल्यू 3 है, तो वांट ऑफ फैक्टर आपका आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0.5 विच इज 2। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। In the next question is given if the freezing point of 0.01 molar aqueous solution of cobalt chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is minus 0.0558 degrees Celsius. The number of chlorides in the coordination sphere of the complex is, तो बेसिकली आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में हमें चेक करना पड़ता है कि कितने आयंस बनेंगे, तो उससे हम बता सकते हैं कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे और कितने आयोनाइजेशन स्फीयर में होंगे। ठीक है, और देखो फॉर्मूला देखो पहले, कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 3 रखना है, तो हमें 3 क्लोराइड आयन लेने पड़ेंगे बिकॉज अमोनिया से तो चार्ज बैलेंस होगा नहीं। सो टाइप ऑफ फॉर्मूला विल बी समथिंग CONH3 होल एक्स Cl3। अब हमें देखना है इसमें से कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और कितने आयोनाइजेशन स्फीयर में, ये रिपोर्ट करना है। सो दैट विल गेट फ्रॉम वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि इसके आयोनाइजेशन से पता चल जाएगा जो आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड होंगे बस वही आयनाइज होगा। तो आपको पहले इस कॉम्प्लेक्स से वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना चाहिए। सर एक बार आयनाइजेशन स्फीयर फिर से बता दीजिए सर, जो आपने फॉर्मूला बताया है। इसका फॉर्मूला तो लिखेंगे 1 मिनट बाद, पहले वांट ऑफ फैक्टर तो निकाल पाए। तो आप देखो उसने क्या बोला हुआ है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.01 मोलर सॉल्यूशन के लिए माइनस 0.0558 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और KF की वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। तो हम इसकी पहले एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 0.0558 डिग्री। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, वांट ऑफ फैक्टर I इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज KF इंटू M।
सर 3 आ रहा है आई। तो यहाँ से अगर हम इसका वांट ऑफ फैक्टर सॉल्व करके लाएंगे आई, तो आई सॉल्व होने के बाद आएगा ये 0.0558 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ के एफ इज गिवन टू यू 1.86 और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 0.01। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 आ गया। इसका मतलब इस गिवन कंपाउंड का ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिससे 3 आयन प्रोड्यूस हो। तो अगर से 3 आयन प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला लिखना है तो CuNH3 होल एक्स Cl ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये जब आयोडाइज होगा तो देखो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 होल एक्स Cl2 प्लस 2Cl माइनस। तो जब ये 3 आयन बनाएगा तो वांट ऑफ फैक्टर 3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या होता है? लार्ज वाला ब्रैकेट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने हैं? 1। 1। तो इसका आंसर हम लोग 1 रिपोर्ट करेंगे। सो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 1। नंबर ऑफ, समझ गया ना कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट केस लिख रहे हैं हम लोग एसोसिएशन के लिए। सो इट इज वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। तो अब देखो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन होके एक यूनिट में कन्वर्ट हो गए तो नंबर ऑफ सॉल्यूटेट्स कम हो जाएंगे। तो हमने अज्यूम करा है कि जैसे हमारे पास कोई एक सब्सटेंस ए है, इसकी n यूनिट्स कंबाइन होने के बाद AN में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे जो n है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे जो n होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन। मतलब अगर n इक्वल टू 2 लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। n इक्वल टू 3 होता है तो ये ट्राइमराइजेशन। n अगर बहुत लार्जर नंबर होता है तो उसको पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो n हो गया ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। n की वैल्यू 2 होगी तो डाइमराइजेशन के लिखेंगे, 3 होगा तो ट्राइमराइजेशन होगा एंड सो ऑन। अब देखो अगर हम इसका एसोसिएशन कराया तो n यूनिट्स ऑफ A कंबाइन होके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो अगर इसका इनिशियल मोल A है t इक्वल टू 0 पे और ये 0 है तो ये A इंटू 1 माइनस अल्फा कंज्यूम हुआ तो ये A अल्फा बाई n बन जाएगा। कैसे पता चला? जब उसके n मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो AN का 1 मोल बन रहा है। तो अगर इसका A अल्फा कंज्यूम होगा तो AN का कितना बनेगा? A अल्फा बाई n। अब फिर से वांट ऑफ फैक्टर के लिए क्या करो, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। So abnormal colligative property is because of number of solute units finally, which is A into 1 minus alpha plus A alpha by n। इसको वैगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से अगर हम देखेंगे तो इनिशियली इट वाज A एंड डिवाइडेड बाय Na। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। तो ये आपके वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला बन गया। जैसे वांट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन के फॉर्मूला सिखाया था I इज इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा, ऐसे ही वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन के फॉर्मूला लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ये दूसरा फॉर्मूला मार्क कर लीजिए वांट ऑफ फैक्टर के लिए, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। दिस इज फॉर वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। n जो है वो ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन है, अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। This is the formula for want of factor for association, right? यहाँ तक समझ आया? Alright, another question. 75.2 gram of phenol is dissolved in 1 kg of solvent of KF14. If the depression and freezing point is 7 Kelvin, then find the percentage of phenol that dimerizes. तो फिर से क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई टाइम्स KF इंटू एम। डेल्टा TF दिया हुआ 7, आई की वैल्यू निकालनी है, KF की वैल्यू 14, मोलैलिटी निकालेंगे 75.2 बाय फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास।
मोलर मास ऑफ फिनॉल बताइए चलिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू 47/75.2 आ जाएगा, और एसोसिएशन की होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। एन की जगह 2 पुट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में देखो पूछा गया दैट डाइमराइजेस, डाइमराइजेस मतलब n इज इक्वल टू 2, ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके अल्फा निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 47/75.2 इंटू 2। ये सॉल्व करके आप अल्फा रिपोर्ट कर दीजिए, ये वैल्यू सॉल्व होके 0.75 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक टेक्निकल बात है जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के एंगल से नोट कर लेना है, तो एक नोट बना के अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगले पॉइंट में लिखो इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशली एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, so make a note for that, write down for carboxylic acids और कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेशली दो एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, एक एसिटिक एसिड और दोस्तों जनरलाइज करके भी समझ सकते हैं, और एक बेंजोइक एसिड, कॉमन डीएनए पे क्वेश्चन आता है। सो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, dissociation is observed in aqueous medium. Dissociation is observed. Dissociation is observed. Dissociation is observed in aqueous medium while association is observed in non-aqueous solvents like benzene. While association is observed in non-aqueous solutions like benzene. While association is observed in non-aqueous solutions like benzene. In non-aqueous solutions like benzene is due to hydrogen bonding. दोनों बातों का रीजन सेम है, benzene is due to, और प्रिसाइसली लिखना है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पहले स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर वाटर में सॉल्युबल होता है तो उसका प्राइमरी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी दूसरा फैक्टर जो नॉन एक्वा सॉल्वेंट में एसोसिएशन हो रहा है उसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो पहले केस में समझ लीजिए कि अगर हमने एसिटिक एसिड को वाटर में ऐड किया तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑब्जर्व होता है CH3COO माइनस एंड H3O प्लस करके। इस केस में वॉन टॉप फैक्टर जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि डिसोसिएशन है। दिस इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन, तो इस केस में वॉन टॉप फैक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन अगर ये नॉन एक्वस मीडियम होगा लेट्स से बेंजीन, तो वहाँ पे भी ये एसोसिएशन हो जाता है और स्पेशली डाइमराइजेशन होता है। इन बेंजीन dimerization of acetic acid or benzoic acid is observed. Acetic acid और benzoic acid दोनों में से कोई भी केस लोगे। So in benzene dimerization of acetic acid और benzoic acid is observed. अब देखो अगर स्ट्रक्चर से समझाओ ये चीज़ तो पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, तो ये CH3COOH जो है इसकी 2 यूनिट कंबाइन होके ये CH3COOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एसोसिएशन का केस हो गया, तो वॉन टॉप फैक्टर लेस देन 1 आएगा। अब एसोसिएशन कैसे होता है इसको भी थोड़ा समझ लेना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। सो इफ आई राइट द स्ट्रक्चर इट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, ये तो वो एसिटिक एसिड की एक यूनिट, दूसरी एसिटिक एसिड की यूनिट ऐसे लिख लो, और इसमें जैसे ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
इसकी वजह से यहाँ पे एसोसिएशन होता है। तो आप देखो अगर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डील करें तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स जिस फैक्टर से चेंज हो रही है वो हमने निकाल लिया, वॉन ऑफ फैक्टर। तो बस उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एबनॉर्मल कंडीशन में निकालना चाहते हैं वो भी निकल आएगी। तो सबसे पहले केस में देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख रहे हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट की वैल्यू आई एन अपॉन आई एन प्लस एन लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट चेंज हुई है। बट डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेटली आई एन अपॉन एन लिख सकते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लिखेंगे, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई टाइम्स के बी इंटू एम। उसके बाद तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखोगे तो इट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, सो P इज इक्वल टू आई टाइम्स सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक चीज नोटिस कर सकते हो कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट यूनिट्स के इनवर्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे पहली प्रॉपर्टी देखो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट लिखेंगे तो इट इज आई एन बाई एन। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई टाइम्स के बी इंटू एम। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखोगे तो मास अपॉन मोलर मास आएगा, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास हुआ। सिमिलरली डेल्टा टी एफ हो जाएगा, और P की वैल्यू देखोगे तो इट इज आई सी इंटू आर टी। सी इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, तो अगर हम मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो मोल्स लिखने के लिए फिर से मास अपॉन मोलर मास लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो इस चीज को, ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज आपको नोटिस करनी है यहाँ पे, ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, all the colligative properties are inversely proportional to molecular weight of solute या simply molar mass of solute। अब अगर ऐसा है तो वॉन ऑफ फैक्टर निकालने का एक और तरीका आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ से वॉन ऑफ फैक्टर एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वॉन ऑफ फैक्टर एक्चुअली में था एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स रिलेशन से अगर इसको रिलेट करेंगे तो आ जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। abnormal molecular weight of solute, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इससे आपका वॉन ऑफ फैक्टर फिर से निकल आएगा। ओके, सो नाउ राइट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ JEE Advanced 2018. The plot given below shows PT curve where P is the pressure and T is the temperature for two solvent X and Y, and isomolar solution of NaCl in this solvent. NaCl is completely dissociated. तो देखो आइसोमोलर सॉल्यूशन पता चल रहा है NaCl का, इससे पता चल रहा है कि दोनों सॉल्यूशन सॉल्वेंट्स के अंदर जो मोलैलिटी है वो 1 है, और सॉरी नॉट 1, मोलैलिटी इज सेम, आइसोमोलर मोलैलिटी इज सेम फॉर बोथ द सॉल्यूशंस। और NaCl देखो यहाँ पे कंप्लीटली डिसोशिएटेड दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वॉन ऑफ फैक्टर 2 लेना है। तो कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन टू सॉल्वेंट्स मतलब इसका वॉन ऑफ फैक्टर 2 लेके चलेंगे। अब देखो आपको एक प्लॉट दे रखा है जिसमें वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट बनाया हुआ है। प्लॉट नंबर 1 is for solvent X, plot number 2 is for NaCl solution in X, plot number 3 is for solvent Y, and plot number 4 is for NaCl in solvent Y। तो आप देखो पहले वाले जो solvent X है उसके केस में अगर आप चेक करेंगे तो जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी वो देखो 2 केल्विन है। यहाँ से देखो 360 से 362 जा रहे हैं टेम्परेचर, और सॉल्वेंट वाई के केस में चेक करेंगे तो 367 से 368 जा रहे हैं। तो सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट
तो हमने जो पहला NaCl का सोल्यूशन है सॉल्वेंट X के अंदर, इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TB की वैल्यू 2 है और इस सोल्यूशन के लिए डेल्टा TB की वैल्यू 1 है। सो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट X में जो NaCl का सोल्यूशन है वो 2 है और सॉल्वेंट Y के अंदर जो NaCl का सोल्यूशन है उसके लिए 1 है। तो पहले इंफॉर्मेशन से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए, तो डेल्टा TB ऑफ X विल बी इक्वल टू I टाइम्स KB इंटू X इंटू M। वांट ऑफ फैक्टर दोनों केस में 2 है और M की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। एंड सिमिलरली डेल्टा TB बाय इज इक्वल टू I टाइम्स KB Y इंटू M पुट करें, क्योंकि जो KB प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो आपको X और Y के लिए लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लिखते हैं डेल्टा TB X बाय डेल्टा TB Y, तो ये वैल्यू आ जाएगी KB X बाय KB Y और ये वैल्यू हमारे लिए 2/1 बन जाएगी। इस द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर करी फेज डायग्राम को स्टडी करते हुए, मोलर सॉल्यूशन देखते हुए, वांट ऑफ फैक्टर देखते हुए। फिर लिखा है ऑन एडिशन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगले स्टेप में देखो इस चीज को ध्यान से, इट्स गिवन ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट M इन द इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg ऑफ दी सॉल्वेंट। इतनी इंफॉर्मेशन से पता चल गया अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी फिक्स है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स है तो इसका मतलब फिर से सेम मोलालिटी होगी, आइसोमोलल फिर से हो गया। पूरी बात को इतने बड़े लाइन में उसने यही बात लिखी हुई है। आगे देखो द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X इज 3 टाइम्स ऑफ सॉल्वेंट बाय सॉल्यूट S नोन टू बी अंडरगोस डाइमराइजेशन। तो देखो पहला केस डिसोसिएशन का था, अब दूसरा केस देखो एसोसिएशन का हो गया है। अगर डाइमराइज हो रहा है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। अल्फा अभी सोचना पड़ेगा, तो इसमें गिवन है द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ dimerization is 0.7 for solvent Y and degree of dimerization for solvent X रिपोर्ट करना है। तो देखो पहली इंफॉर्मेशन से अगर हम चलेंगे तो उसने बोला हुआ है कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X है वो 3 टाइम्स ऑफ सॉल्वेंट Y है। तो उसका मतलब डेल्टा TB X डैश अपॉन डेल्टा TB Y डैश की वैल्यू 3 दे रखी है और इसको हम लोग लिख सकते हैं I1 इंटू KBX इंटू M अपॉन I2 इंटू KBY इंटू M। मोलालिटी सेम है तो वो कट जाएगी। KBX बाई KBY का रेशियो आपको 2/1 पता है तो वो भी निकल आएगा, तो 2I1 बाय I2 आ जाएगा सीधे सीधे। अब वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन जो होता है, वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन जो वैल्यू होती है, वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन इज I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। यहाँ डाइमराइजेशन है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 लिखनी है। अब सॉल्वेंट X के लिए तो हमें I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 ही लिखनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्वेंट Y के लिए अगर हम यही वैल्यू लिखेंगे तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.7 दे रखी है। तो अगर हम यहाँ से I2 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.7 बाई 2 विच इज 0.65। I1 आपको निकालना है पहले, तो क्वेश्चन में पुट करो वैल्यू, तो आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स I1 बाई I2 की वैल्यू 0.65 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे I1 की वैल्यू तो आ जाएगी 3 इंटू 0.65 बाई 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो अल्फा कम्स आउट टू बी 2 माइनस 3 इंटू 0.65, ये आपका अल्फा आ जाएगा। अब सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ से देखो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई 0.05, सॉरी अल्फा की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई 0.05 एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। अब देखो बस लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी मैंने आपको देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इसको अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेट करें सोल्यूट के, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो प्राइमरी यूज है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे यही लिख लेना है।
यूज टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन अब इसमें अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के साथ थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करते चलना। तो पहले पॉइंट में लिखो यूज टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बट इन दिस प्रोसेस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर इज अवॉइडेड एज इट गिव्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आप ये चीज़ ऊपर देख सकते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अब नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिख के दिखी थी, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली आई एन बाई एन लिखना पड़ता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिलेट करने के लिए जनरली अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है इसमें, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को जनरली यूज नहीं करते। जनरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए यूज नहीं करते। कर सकते हैं आप टेंटेटिव वैल्यू निकाल सकते हो, बट अगर बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है तो वी अवॉइड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, दैट इज एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये सबसे कॉमन टेक्निक है। सो अगले पॉइंट में लिखा है एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर मॉलिक्यूलर वेट। और तीसरा पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू मेजर मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। To measure molecular masses of biomolecules like carbohydrate, proteins, enzymes, etc. and polymers, osmotic pressure technique is more useful than। तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है अगर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का केस होगा। उसके देखो दो मेजर रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टेक्निक फॉलो करना वहाँ सक्सेसफुली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाओगे सोल्यूशन के तो इट मे भी पॉसिबल कि सब्सटेंस बीच में डिकम्पोज कर जाए, या समटाइम्स ये लो टेम्परेचर के लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो अगर फ्रीजिंग तक गए तो भी हो सकता है इनका मेन करेक्टर ही डैमेज हो जाए। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की टेक्निक को बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स के केस में नहीं यूज़ करते। यहाँ प्रिंसिपली यूज़ करा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों ऐसा कराया जाता है उसका एक रीज़न बताया कि हाई टेम्परेचर पे जनरली बायोमोलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, ये सारे सब्सटेंसेज जो है वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, तो जब बहुत कम सॉल्युबल होते हैं तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो वैल्यू बहुत लो होगी। तो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत लोअर आती है, तो उस केस में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी कैलकुलेट करते हैं तो भी इसकी सिग्निफिकेंटली गुड वैल्यू आती है, इसलिए रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट आ जाते हैं। तो देखो मैंने यही लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक इज मोर यूजफुल as substances are very less soluble in water and generally not stable, not much stable at high temperature, and magnitude of osmotic pressure is significantly good even for a very dilute solutions, so results are more accurate। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में भी ऑस्मोटिक प्रेशर की सिग्निफिकेंटली गुड वैल्यू आती है। दूसरा, इसमें टेम्परेचर का बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है, आप किसी भी कंफर्टेबल टेम्परेचर पे इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट आने के चांसेस रहते हैं। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में और एंड अपने कन्वीनियंट टेम्परेचर की कंडीशन में आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, जो बहुत क्लोजेस्ट टू एक्यूरेट वैल्यू आता है। इस वजह से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना इससे प्रीफर किया जाता है, स्पेशली फॉर बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट्स आर द कॉमन टेक्निक्स जो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट।